हमारे पाठ में विजय कुमार संदेश ने एक यात्रा वृतांत लिखा है। ठीक है, तो यात्रा वृतांत में यात्रा करने वाला जो व्यक्ति होता है वो करता क्या है कि जिस भी यात्रा पे गया होता है उस यात्रा का विधिवत व्यवस्थित रूप से चित्रण करता हुआ चलता है। तो चित्रण करने में वो किस बात का चित्रण करेगा? यात्रा की कैसे उसने शुरुआत की, यात्रा के दौरान उसे कितनी मुश्किलें आई, कितनी सुविधा मिली, कितनी असुविधा मिली, यात्रा के दौरान उसने क्या देखा, तो जिसे देखा उसका भौगोलिक वातावरण कैसा है, उसका प्राकृतिक वातावरण कैसा है, वहाँ के लोगों की संस्कृति कैसी है, वहाँ का इतिहास कैसा है, वहाँ का रहन सहन कैसा है, वहाँ के लोगों का खान पान कैसा है कि नहीं? तो यात्रा करने वाला व्यक्ति करता क्या है, वो गया है अपनी यात्रा पर, पर्यटन पर, लेकिन पर्यटन के दौरान जो है क्योंकि वो साहित्यकार है या उसमें इतनी क्षमता है कि उसका व्यवस्थित रूप से वर्णन कर सकता है, तो वो यात्रा वृतांत लिखता है। तो विजय कुमार संदेश जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर 2 बार गए। ठीक है, पहली बार जब ये गए तो किससे गए थे? पानी के जहाज से गए थे। और जब दूसरी बार ये गए तो किससे गए? हवाई जहाज से गए थे। पहले हमारे पास साधन क्या था? क्योंकि कहीं भी आने जाने के लिए नदी मार्ग हो या समुद्र मार्ग हो तो आने जाने के लिए हमें नदी है तो नाव से जाना होता था, और समुद्र है तो फिर पानी के जहाज से जाना होता था, है कि नहीं? तो पहली बार जो है विजय कुमार संदेश जो है निकलते हैं कहाँ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर। तो कहते हैं कि यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है कहाँ? तो कहते हैं हिंद महासागर की गोद में बसा हुआ। जैसा आपको मैंने बताया कि भारत के सुदूर दक्षिणी भाग में समुद्र में ये जो है द्वीपों का एक समूह है जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से हम जाने जाते हैं। तो लेखक कहता है कि भारत से, भारतीय भूखंड से वहां जाने का एकमात्र साधन है पानी का जहाज। ठीक है, तो कहते हैं पानी के जहाज से जाया जा सकता है। तो भारत की भूमि से वहां की दूरी 1200 मील है। आपसे जैसा मैंने कहा कि 1 मील में कितना 1.5 किलोमीटर होता है, तो 1800 किलोमीटर समुद्र पार करने पर तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचा जा सकता है। ठीक है, आगे चलता है। तो कहते हैं कि आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह देश की आजादी के बाद भारत सरकार के केंद्र शासित राज्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ 6 केंद्र शासित राज्य हैं। तो कहता है कि 1995 में लेखक जब पहली बार अंडमान निकोबार की यात्रा पर गया तो कौन सा पानी का जहाज था? वो कहता है कि अकबर नाम के पानी के जहाज पर बैठ करके वो जो है अंडमान गया था। और कहता है दूसरी बार जब वो अंडमान की यात्रा पर गया था तो किससे गया था? वायुयान से गया था, हवाई जहाज से गया था। तो कहता है कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है उसका नाम क्या? पोर्ट ब्लेयर है। तो भारत से पोर्ट ब्लेयर पहुंचने में पानी के जहाज से, जहाज का नाम अकबर है, इसे 2 दिन और 2 रात लगे थे। क्योंकि यात्रा कितनी थी? 1800 किलोमीटर की थी, 1200 मील की थी, है कि नहीं? तो कहते हैं अब हवाई जहाज से जब जाना हुआ तो हवाई जहाज से लेखक कहता है कि 2 घंटे में आराम से वो वहां पहुंच गया था। तो कहता है कि जलयान की जो हमारी यात्रा थी, हमारे जल मार्ग से जो हम गए थे, यात्रा कैसी थी? बहुत ही कठिन थी और लंबी थी, क्योंकि 2 दिन 2 रात जो समुद्र में यात्रा करना, चारों तरफ कैसा होगा? बहुत ही रोमांचकारी होगा, पानी ही पानी होगा, है कि नहीं? तो कहता है कि जब हम निकले तो कहाँ से निकले? बंगाल की खाड़ी। ये कहाँ? जो पश्चिम बंगाल, कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता से जो है पानी की जहाज है जिसको आज कोलकाता कहते हैं, उस समय कलकत्ता कहते थे। कहते कि वहां से जो पानी की जहाज से ये यहाँ के लिए निकले। तो बंगाल की खाड़ी जब ये कोलकाता से निकले तो कहते हैं जैसे ही खाड़ी में प्रवेश किया तो समुद्र कैसा दिखाई पड़ रहा है? एकदम, चूंकि उसमें कोई प्रदूषण नहीं तो पानी का रंग एकदम नीला झकास दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, एकदम साफ। वर्णन जो है लेखक का देखिए कितना व्यवस्थित चल रहा है कि हम लोग पूरी यात्रा यहाँ क्लासरूम में बैठे बैठे 201 के कर लें।
तो कहता है कि अब आंखों के सामने केवल नीला नीला पानी जो दिखाई पड़ता था। और लेखक कहता है कि पहली बार मैं समुद्री यात्रा कर रहा था, इसके लिए मेरे लिए जो ये यात्रा कैसी थी, तो नए नए अनुभव वाली थी, बहुत ही रोमांचकारी थे। और लेखक एक विशेष बात बताता है कि समुद्री यात्रा के दौरान हमने तो अभी तक मछलियां देखी और सुनी है, कहाँ देखी है? पानी में होती है। हम कहते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। लेकिन यहाँ लेखक कहता है कि उसने रंगीन मछलियां देखे, हजारों की संख्या में देखे, और वो मछलियां कैसी थी? हवा में उड़ रहे थे, है कि नहीं? एक विशेष अलग सा हो गया कि मछली हवा में उड़ रही हो। तो कहता है इसको इसने देखा जल के सतह पर, और इसके बाद उड़ते हुए देख करके जल में उन रंगीन मछलियों का समा जाना, तो एक अलग सा अनुभव हुआ कि नहीं, कि मछली पानी से निकली, उड़ी और फिर जल में समा गई। ये दृश्य कैसा रहा होगा, आप कल्पना कर सकते हैं? तो लेखक कहता है इस तरीके से 2 दिन की लंबी यात्रा के बाद तो कहाँ पहुंचा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर। तो कहता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास पहुंचने पर, तो पहुंचने के पहले दूर से ही द्वीप दिखाई देने लगा। तो जब दूर से द्वीप दिखाई देने लगा तो पता चला कि वहां जो है कतार से नारियल के पेड़ हैं, लगाए गए नहीं होंगे, वो प्राकृतिक रूप से उगे हुए होंगे, है कि नहीं? नारियल का पानी पीते हैं ना, कितना शुद्ध होता है, उसमें आज भी मिलावट नहीं की जा सकती। और वहां नारियल ही नारियल, कहते नारियल के हरे हरे पेड़ जो है, भारत भूमि में रहने वाला वो कहाँ देखा रहेगा? ये तो झारखंड के थे, उस समय बिहार था, है कि नहीं? देश के मध्य भाग में, जिसने कि समुद्र भी नहीं देखा रहा होगा उसके पहले। हम तो मुंबई वाले जो बड़े आराम से जाके समुद्र देख के चले आते हैं ना, शाम के समय गए, घूमे टहले, खाए पिए, मौज की, आ गए। तो लेखक कहता है कि और अंडमान की जो धरती थी, वहां का जो मौसम था, उससे उसका जो अलग अपना एहसास था। इसका मतलब है कि मौसम जो है बहुत ही गुलाबी रहा हो, यही ना? न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी, ठंडक ज्यादा है तो भी परेशानी होती है, गर्मी बहुत ज्यादा है तब भी परेशानी होती है। और वहां जैसा कि जाते समय बता दिया कि पानी एकदम नीला झकास साफ दिखाई पड़ रहा है, तो वहां जो हवा होगी वो भी कैसी होगी? शुद्ध होगी। हवा, पानी, मिट्टी, सब कुछ कैसा मिल रहा है? शुद्ध मिल रहा है, हरियाली चारों तरफ है। तो लेखक कहता है कि 24 घंटे की ये जो हमारी यात्रा थी नजदीक पहुंचने की, तो उसमें वो तीनों मौसम का एहसास कर लेता है। तीनों मौसम कौन से? जाड़ा, गर्मी, बरसात, ठीक है? कहते हैं और वो जो मेरा अनुभव था वो कभी न भूलने वाला, एकदम स्मरणीय था। जब भी जो है, जहां जैसे इन्होंने बनारस की यात्रा की, तो बनारस के जिन स्थानों को इन्होंने देखा होगा वो हमेशा समय समय पर याद आता रहेगा। तो यहाँ तो अद्वितीय सौंदर्य है। तो लेखक कहता है कि अब हम वहां पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी। तो कहते हैं कि वहां का जो मुख्य बाजार है, कितना व्यवस्थित चित्रण कर रहा है कि जो वहां का मुख्य बाजार है उसमें अडाविन में इसका जो लेखक का ठहरना हुआ, रुकना, इन्होंने जो स्टे किया वो अडामिन में किया। तो कहते मेरे साथ इस यात्रा में मेरी सहधर्मिणी, मतलब इनकी धर्मपत्नी थी, वो भी साथ में गई थी। क्या किया? बंगाल की खाड़ी से, अरब सागर से होते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा में लेखक गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? हिंद महासागर में, है कि नहीं? अरब सागर से हिंद महासागर तक की यात्रा, ठीक है? आगे चले। हमने इतनी यात्रा की, शायद विजय कुमार संदेश ने जितना आनंद लिया होगा उसका 50% तो हमें अनुभव हो गया होगा। फिर लेखक कहता है कि दूसरी बार मेरा जाना जा कब हुआ? कहते 2016 में हुआ। पहली बार कब गया था? 1995 में। कहते जब वहां गया तो कितनी देर में पहुंच गया था? 2 घंटे में। जिस बात की चर्चा लेखक जो हमसे ऊपर कर चुका है। अब अंडमान का व्यवस्थित वर्णन जैसे अपनी यात्रा का कर रहा था पहुंचने का, जब पहुंच गया तो लेखक अब वो शुरू कर रहा है। तो वो कहता है कि अंडमान कैसा है? द्वीपों का समूह है,
ठीक है। छोटे बड़े जो बहुत से द्वीप हैं जिनकी संख्या शायद 272 के आसपास, आगे उसकी चर्चा आएगी। तो लेखक कहता है कि वहां का जो पोर्ट ब्लेयर है वहां एक जेल खाना स्थित है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, सेल्यूलर जेल। सेल्यूलर जेल, जो कि सेल्यूलर जेल आज हमारे लिए क्या मंदिर से बढ़ के है। क्यों है तो उसकी वो चर्चा करेंगे। तो कहता है कि ये जो है पोर्ट ब्लेयर में जो सेल्यूलर जेल है ये क्रांतिकारियों की शरण स्थली नहीं बल्कि ये कहिए क्रांतिकारियों को जो आजीवन कारावास या कठोर सजा दी जाती थी उन्हें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के इसी जो है जेल में रखा जाता था, ठीक है। तो लेखक कहता है कि अब ये जो सेलुलर जेल है तो यहाँ के समुद्र की बात कहता है कि यहाँ समुद्र में क्या आता है, ज्वार आता है और भाटा आता है। ज्वार में पानी ऊपर चढ़ता है और भाटा में पानी वापस लौटता है, ठीक है। तो कहते हैं कि इस तरीके से पानी का चढ़ना समुद्र के और पानी का उतरना जो है वो क्या है, अपने में एक अलग सौंदर्य का दर्शन हमें करा जाता है, ठीक है। फिर कहता है कि यहाँ जो है सबसे पहले तो हमें जो प्राचीन जातियां हैं उससे हम रूबरू होते हैं, उससे हमारा साक्षात्कार होता है। आज हम सभ्य हो गए हैं, किसी जमाने में हम भी क्या रहे होंगे, आदिम आदिवासी जातियों में रहे होंगे, है कि नहीं। और आदिवासी जातियां जो है किसकी पोषक होती है, उनका जीवन जो प्रकृति के से जो कुछ भी मिल गया खा लिया, जो मिल गया पहन लिया, जैसे तैसे रह लिए, है कि नहीं। तो कहते हैं कि अब यहाँ जाने वाले दो तरह के लोग होंगे। एक तो होगा वो जिसे हमारी तरह पर्यटन में जाना होगा, और दूसरे कौन होंगे, मानव विज्ञानी होंगे कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ। तो लेखक कहता है कि यहाँ जब हम पहुंचे तो यहाँ आदिम जातियों से हमारा साक्षात्कार होता है। अब ये जातियां कौन सी, कहते हैं ये जातियां आज से 2000 साल से पहले भी यहाँ रहती चली आ रही है। बेटा 1971 में मेरे गांव में बिजली आई, ठीक है। मेरे गांव में ये जो लाइट है 1971 में आई। 1960 वाट के आसपास मुंबई के बंगलों में बिजली नहीं होती थी, सड़क पे स्ट्रीट लाइट हुआ करती थी, वो पारंपरिक रूप से जलाने की व्यवस्था थी। आधी से ज्यादा मुंबई जो है वो इतिहास में भेज दूंगा आप लोगों को, वो अंधकार में रहती थी, ठीक है। ये तो 100 साल की बात कर रहे हैं, 75 साल की। और आज के 2000 साल पहले तो कैसे रहते रहे होंगे, कैसे रहते रहे होंगे, इस बात की आप कल्पना कर लीजिए। तो लेखक कहता है कि जनजातियों से हमारी मुलाकात होती है जो कि वहां 2000 साल से ज्यादा पहले से रह रहे हैं। तो जनजातियों में जो मुख्य जनजातियां हैं, कहता है कि वहां जैसे जारवा, शैम्पेन, ओगे, ये 3 मुख्य के आधार पर इनके आबादी ज्यादा होती है कि नहीं। तो आबादी के हिसाब से बोले कि 3 तो मुख्य जातियां हैं। तो यहाँ आने वाले जो लोग होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कि पर्यटन के लिए आए, देखा सुना समझा और चले गए। दूसरे लोग कैसे कहते हैं, वो वैज्ञानिक होते हैं। उनका उद्देश्य होता है कि यहाँ रहने वाली जो जनजातियां हैं उनका जीवन कैसा है, उनके आस्था और विश्वास कैसे हैं, उनकी पूजा पद्धति क्या है, उनका खान पान क्या है, उनका रहन सहन कैसे है कि नहीं। क्योंकि आज तो हम मंगल और चंद्रमा की बात कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी जातियां क्या कहती हैं, वो कहते हैं कि हमारा जैसे है जल जंगल और जमीन वैसे ही रहने दो, इसमें परिवर्तन मत करो। वो बदलने को तैयार नहीं है। तो ये कहाँ मिलेगा, तो कहते हैं कि अंडमान निकोबार या ऐसे जो है जगहों पे जाया जाए। तो यहाँ जाने के बाद ये हमें मिला। तो कहते हैं कि वैज्ञानिक जो आते हैं, मानव शास्त्री जो आते हैं, किसके लिए आते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए आते हैं कि आखिर मनुष्य और मनुष्यता के विकास की कहानी क्या है कि नहीं। तो लेखक कहता है कि ये जो जंगली जातियां हैं, ये जो आदिवासी जातियां आज के सभ्यता के विकास से कहते हैं कि कोसों दूर हैं। कोसों मतलब किलोमीटर से नहीं, ये आज भी खेती नहीं करती,
इनके यहाँ शहर नहीं है। पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है वहां शहर होगा, लेकिन ये आदिवासी जातियां वहां नहीं जाती। वो इसमें बहुत सी जातियां ऐसी निकलेंगी, चर्चा चलेगी कि वो आज भी कपड़े नहीं पहनते। नहीं पहनते क्यों? क्योंकि वहां होते ही नहीं। सत्य घटना, जहां मैं रहता हूं, भाईंदर खाड़ी के बाद नायगांव, जूचंद, आज नायगांव बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। जूचंद में 2 जुड़वा भाई हैं, अभी भी वो जीवित हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, मछली मारते हैं, उनका परिवार है, वो गांव में रहता है। दोनों जुड़वा भाई समुद्र के किनारे रहते, बिना वस्त्र के रहते। मैं मिला हूं उनसे। तो मुंबई के पास से ये थाने के बगल में कौन सी पहाड़ी का नाम अभी मैं बताऊंगा, वहां आदिवासी जातियां हैं जो कि इसी पहाड़ी पे रहती हैं। नाम अभी याद आएगा तो बताएं। यहीं रहती है, लेकिन वो थाने जो है सड़क पे नहीं उतर के आती, क्योंकि उनका ये मानना है कि उनका जो है अपना स्वरूप है, वो गुम हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। कहते हैं ये जो जंगली जातियां, ये आदिवासी जातियां जो वहां रहती हैं, तो कहता है कि युगों से कहाँ रहती हैं, तो कहते हैं वो पेड़ों पे रहती हैं, या तो फिर खोह में, मतलब गुफाओं में रहती हैं। कल्पना कर लीजिए, न पेड़ पे खाना बनाने की व्यवस्था होगी, न खेती करने की व्यवस्था होगी, खोह और कंदरा में रहते हैं तो वहां भी नहीं होगी, है कि नहीं? कहते हैं वो गुफा में रहते हैं, वो पेड़ों पे रहते हैं। और कहता है लेखक कि सहयात्रियों के साथ वो जब पोर्ट ब्लेयर पहुंचा तो भ्रमण के लिए निकल पड़ा। देखिए वहां से आदिवासियों के संदर्भ की कुछ चर्चा की, फिर आगे उसकी चर्चा करें, क्योंकि क्रम से जैसे जैसे यात्रा में जो देखता चल रहा है उसका वर्णन लेखक हमें अपने इस यात्रा वृतांत में कराता चल रहा है, दिखाता चल रहा है। तो शाम के समय ये निकले, तो एक तरफ तो इन जातियों को बताया जो कि पेड़ों पे और गिरी कंदराओं में, खोह में रहने वाली, गुफा में रहने वाली है। लेकिन कहता है कि जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर क्या कहते, चकाचक बिजली की चकाचौंध से नहाया हुआ था। जैसे हमारी मुंबई जो है एकदम उजास उजास दिखाई पड़ती है ना, लेकिन हमारी मुंबई में भी कई मुंबई है कि नहीं? तो लेखक कहता है कि यहाँ चांद और बिजली की रोशनी में समुद्र का जो किनारा है और नारियल के जो पेड़ हैं वो चमकते हैं। लगता है कि जैसे यहाँ आने वाले लोगों का वो स्वागत करने के लिए खड़े हों। ठीक है। और कहते हैं कि शाम को उस लेखक ने, विजय कुमार ने क्या देखा? कहते हैं कि शाम को हम लोगों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सेल्यूलर जेल है, तो सेल्यूलर जेल में कार्यक्रम, एक प्रोग्राम जो है लाइट एंड साउंड से प्रस्तुत किया जाता है, तो वहां जो उसको देखा। ठीक है। तो उसमें क्या दिखाया जाता है? उसमें वही सेल्यूलर जेल में घटित होने वाली जो भी घटनाएं हमारे क्रांतिकारियों के साथ हुई हैं, उसकी डॉक्यूमेंट्री बना दी गई है। तो जो लोग जाते हैं तो गाइड उन्हें बताए, उससे अच्छा है कि लाइट एंड साउंड के माध्यम से सेल्यूलर जेल में आधे घंटे का प्रोग्राम होता है, जो भी पर्यटक गया उसे देखता है। तो लेखक कहता है कि सेल्यूलर जेल से जहां पे मैं रुका था अडविन में, वो जगह कहते कुछ फलांग, मतलब पास में था, इनका जो होटल था एकदम पास में था। इसका मतलब कि भरपूर इन्हें जेल देखने का अवसर मिला होगा। समझ में आ रहा है? हम लोग यात्रा कर रहे हैं बिना पैसे का। लेखक ने इतना व्यवस्थित लिख दिया है कि दिमाग में बैठ गया तो बड़े आराम से हम किसी से भी कह सकते हैं कि अंडमान हो क्या है कि नहीं? तो फिर कहता है कि यह सेल्यूलर जेल आज ऐतिहासिक और राष्ट्रीय धरोहर है भारत के लिए। क्यों है? तो कहते हैं कि यहाँ भारत का अतीत कैद है। अतीत मतलब जो बीत चुका है। क्या बीता है? हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को वहां रखा गया है। हमारा अतीत यही था बेटा कि हम गुलाम थे, यही ना? और हमें गुलामी से मुक्ति देने में उस जेल का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उस जेल में जो भेजे जाते थे वो अपराधी नहीं थे। वो क्या थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया, तो विद्रोह के दमन के लिए उन्हें काला पानी की सजा दी थी कि मुख्य भूमि से वो दूर हो जाएंगे तो किसी तरह का आंदोलन नहीं कर पाएंगे। यही ने कहते हैं यहाँ हमारा अतीत है, क्योंकि भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है वो
और सेलुलर जेल दोनों का जो अटूट संबंध है। आजादी के जो हमारे कट्टर सिपाही होते थे, जो क्रांतिकारी होते थे, जिन्होंने कि अपने जीवन को भारत माता के लिए समर्पित कर दिया था, अंग्रेज सरकार करती क्या थी कि जिनसे भी डरती थी उसे काला पानी दे देती थी और सेलुलर जेल भेज देती थी। ठीक है, बात आगे चलती है तो कहते हैं कि वीर विनायक दामोदर सावरकर नाम पूरा आया, और इनके पिता जो है, इनके भाई गणेश दामोदर सावरकर। दामोदर सावरकर इनके पिता का नाम है, सावरकर इनकी टाइटल है। जैसे मेरे साथ आपका नाम क्या है? पल्लवी के बाद जैसे देखिए इनका नाम पल्लवी है, लेकिन इनके जो है उसके टाइटल का नाम दिया है ना, तो ऐसे सावरकर क्या है वो टाइटल है। ठीक है, तो कहते हैं कि ये दोनों देशभक्त भाई जो है, इनको क्रांतिकारियों ने इसी जेल में रखा था। विश्व के इतिहास में आज तक ऐसा कोई नहीं मिला जिसे दोहरा आजीवन कारावास मिला। विश्व के इतिहास में इतना भयंकर कारावास जो है इनको वीर विनायक दामोदर सावरकर को मिला था। तो कहते हैं कि यहाँ जो छोटे छोटे कमरों में सख्त पहरेदारी के बीच कमरे में रहते हैं, दरवाजा बंद है, इसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो पहरा बिठा के रखती है कि कहीं ये भाग न जाए। तो इस तरीके से लेखक ये बताता है कि ये कहना गलत नहीं है कि संदर्भ से व्याख्या के लिए पूछा जा सकता है। भारत के इतिहास में सावरकर एक ऐसा नाम है जिसके जज्बे को, संघर्ष को, बलिदान को, देश प्रेम को हर भारतीय याद रखना चाहता है। तो कहते हैं कि यहाँ जो है इसी जेल में दोनों भाइयों को रखा गया, और दोनों भाइयों को रखा गया था। तो ये कहते हैं कि जहां तक जो है वीर विनायक दामोदर सावरकर की बात है, तो हमारे लिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में अगर हम जाने तो किसके लिए जाने? वीर विनायक दामोदर सावरकर को उनके जज्बे के लिए, उनके संघर्ष के लिए जाने। क्योंकि इनके ऊपर आरोप क्या था? आरोप यही था कि ये विदेशी रिवॉल्वर रखे थे और अंग्रेज अधिकारी की हत्या करना चाहते थे। पानी के जहाज से ले जा रहे थे। तो ये सोचिए, जो आपको बताया गया 1200 समुद्री मील मतलब कि 1800 किलोमीटर दूर ये समुद्र में कूद गए थे। किस रास्ते? वहां जो लैट्रिन होता है उसका जो सुराख होता है, उस सुराख के रास्ते ये कूद गए थे। कल्पना कर लीजिए, आखिर उससे जब वो निकले रहे होंगे। बेटा आजादी ऐसे नहीं मिली है आज निश्चिंत होकर जो हम घर में सो लेते हैं, ऐसे लोगों के त्याग और तपस्या बलिदान का फल है। इन्होंने सोचिए कल्पना की होगी क्या कि नहीं, वो जो है अगर समुद्र में उतर भी जाएंगे उस रास्ते, तो क्या बाद में उन्हें जो है किनारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो वही जो दोबारा जो उनको गिरफ्तार किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छल के साथ, तो इन्हें दूसरा वाला आजीवन कारावास मिला। तो उनके लिए तो भयानक थे, लेकिन हमारे लिए तो अपना सब कुछ ऐसे हथेली पे लगा दिया था। आज तो बेटा जिन लोगों ने राष्ट्र के लिए कुछ नहीं किया है वो कहते हैं कि हमने सब कुछ किया है। जड़ में ये लोग तो कहते हैं अब उनका जो जीवन है, उनका जो बलिदान है, उनका जो त्याग है, वो हर भारतीय के लिए क्या करने के लिए है? वो प्रेरणा देने वाला है, हर भारतीय को याद रखने की चीज है। तो लेखक कहता है कि विनायक दामोदर सावरकर के जीवन के संदर्भ में अनेक बहुत से प्रेरणादायी जो है वो प्रसंग है, जिसमें कि देश सेवा और देश के प्रति ईमानदारी का जो भाव है वो एकदम अनूठा है, विशेष है, जिससे जो है क्या हो सकता है, आप बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि नहीं? कि अपने हित के लिए तो सारे लोग सोचते हैं, लेकिन अपने हित के साथ जो राष्ट्र का अहित न हो। आज बेटा वही नैतिकता जो है समाप्त हो जा रही। राष्ट्र को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत कम हो गई है कि नहीं? हर व्यक्ति जो किसमें चल रहा है, केवल अपनी सोच रहा है। तो कहते हैं कि वीर विनायक दामोदर सावरकर जो है, जो आजादी की लड़ाई थी, स्वतंत्रता संघर्ष था, तो क्रांतिकारियों की कतार में अगर देखा जाए, तो प्रमुख नाम था। बहुत से बड़े लोग रहे होंगे, तो उन बड़े लोगों में वीर विनायक दामोदर सावरकर भी याद किए जाते हैं। कहते हैं इस बात का साक्षी कौन है? कहते हैं हमारा इतिहास है।
और दामोदर सावरकर की वो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं जो मैंने आपको बताया कि पहली बार तो अंग्रेज अधिकारी की हत्या करने के लिए उनके पास विदेशी रिवॉल्वर कहां से आई, इसके लिए गिरफ्तार किया दोनों भाइयों को। फिर दोबारा जब पानी की जहाज से वो निकल गए थे कूद के, तो उसके लिए गिरफ्तार किया। तो कहते हैं हमारे लिए प्रेरणादायी ये है कि उन्हें अंग्रेज सरकार उनसे इतना डरती थी कि एक नहीं दो आजीवन कारावास की सजा दी थी। तो जो एक आजीवन कारावास होता है, दिन और रात को मिला करके जो है वो 2 गिना जाता है, ठीक है। और ये माना जाता है कि हमारा जीवन जो 50 साल जेल की भाषा में, कानून की भाषा में, तो एक आजीवन कारावास की सजा 25 साल, तो 2 आजीवन कारावास की सजा कितनी होगी बेटा? गिनती आती है? हाँ बोलो। 25 दूनी 50 साल, है कि नहीं? सोचो, जिससे अंग्रेज गवर्नमेंट इतना डर रही हो कि 50 साल के आजीवन कारावास की सजा सुनाई हो, तो कल्पना कर सकते हैं कि वो व्यक्तित्व कैसा रहा होगा। आज जब चर्चा चलती है और लोग जो है उधर एक प्रश्नवाचक उठाते हैं तो बुरा लगता है। जो लोग नहीं जानते उनको लगता है कि नहीं, सावरकर एक नाम है, तपस्या करना पड़ा। तो कहते हैं आजादी की लड़ाई और क्रांति की दुनिया में आज एक अनूठी मिसाल है, क्योंकि इससे पूर्व किसी भी व्यक्ति को दोहरे कारावास की सजा नहीं सुनाई गई थी। तो कहते हैं कि वीर सावरकर को जो आजीवन कारावास मिला हुआ है, तो दरअसल भारत के स्वतंत्रता संघर्ष और विश्व के क्रांति का जो इतिहास है, अगर हम उधर नजर डालें तो एकदम वो मिसाल है, अपवाद है। हम जो क्या रख सकते हैं, उदाहरण के रूप में रख सकते हैं कि आज तक किसी को दोहरा कारावास जो है किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सावरकर को दोहरा कारावास दिया, ठीक है। तो कहते हैं कि ये सजा उसके पहले न सुनाई गई थी और न उसके बाद किसी को सुनाई गई। तो सावरकर को कहाँ रख दिया गया? सावरकर को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वहां की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित सेल्युलर जेल में रख दिया गया था। और सजा कितनी थी? 50 साल की थी, ठीक है। किस जहाज से गया था लेखक? अकबर जहाज से गया था, ठीक है। कितने मील दूर है? 1200 समुद्री मील दूर है। कितने किलोमीटर हो गया? 1800 किलोमीटर हो गया। पूरा पाठ देख के दिमाग में आ गया। फिर आगे चलते हैं। शाम के समय लेखक ने क्या देखा था? लाइट एंड साउंड कार्यक्रम में जो है सेल्युलर जेल में दिखाया जाता है, उस डॉक्यूमेंट्री को देखा था। कहते हैं अब वीर सावरकर को जो दोहरा आजीवन कारावास की सजा दी गई थी, उसके लिए निश्चित क्या किया गया था? सेल्युलर जेल। तो सेल्युलर जेल को ही उस समय क्या कहा जाता? जिनको काला पानी की सजा दी जाती थी उन्हें सेल्युलर जेल भेज दिया जाता था, क्योंकि दुनिया का सबसे खतरनाक जेल उस समय हुआ करता था। जैसे आज की तारीख में आर्थर रोड जेल, ठीक है, सबसे भयानक है। मतलब वहां जिसको भेजा गया तो उसकी दुर्गति है, बड़ा अपराधी होके निकलेगा। या वहां भेजा जाएगा तो किसको भेजा जाएगा? बड़े अपराधी को भेजा जाएगा। तो कहते हैं अब काला पानी में जो सेल्युलर जेल भेजा गया, तो लेखक तो गया पर्यटन के लिए, लेकिन सावरकर को किसके लिए भेजा गया था? सजा के लिए भेजा गया था। तो वहां से सजा कैसी दी जाती थी? अमानवीय क्रूरता के साथ व्यवहार किया जाता था, ठीक है। 8 बाई 10 मतलब 8 फीट चौड़ा, 10 फीट लंबा कमरा होता था, उसी के अंदर इनको रहना होता था। उसी में सोना, उसी में मतलब दैनिक क्रिया जितनी होती सब कुछ मतलब वो बना होता था उसी में खाना खाना, सब कुछ करना। कल्पना कर लीजिए। तो कहते हैं कि यहाँ कैदियों को अमानवीय त्रासदी जो दी जाती थी, तो न तो उनके लिए उचित भोजन की व्यवस्था थी, जीवित रहने के लिए खाना चाहिए न, और न जो है रहने की जो जगह थी वो ही अच्छी थी, है कि नहीं। आज की तरह 5 स्टार होटलों में या 5 स्टार व्यवस्था जेलों में केजरीवाल टाइप लोगों को जो मिल रहा है वो नहीं था। वो कोठरी जो अंधेरी, रोशनदान भी न रहे, क्योंकि सरकार तो इतना डरती थी कूद के निकल जाएगा। जब पानी के जहाज से निकल गए तो कब उसको भेज देंगे मालूम नहीं। तो कहते हैं कि अब वो व्यवस्था अमानवीय थे
और उस तंग काल कोठरी के बाहर अगर बंदियों को निकाला जाता तो कैसे निकाला जाता? उनके पैरों में और हाथों में हथकड़ी लगा दी जाती, और इसके बाद जो है उन्हें जब बाहर निकालते तो किसके लिए? कोल्हू में बैल की तरह जोतने के लिए। सोच लीजिए कितना कठिन जीवन। आजादी की कीमत को आप समझिएगा। कल 15 अगस्त हम मनाएंगे। काला पानी जैसी सजा होने के बावजूद अंग्रेज अधिकारी श्री सावरकर से भय खाते थे, उन्हें कठिन यातनाएं देने से चूकते नहीं थे। कहते काला पानी की सजा उनको मिली थी, इसके बाद भी अंग्रेज अधिकारी क्या करते थे? वो वीर सावरकर से डरे डरे रहते थे। जबकि दोहरा आजीवन कारावास मिला है, समुद्र के बीच में है, कूद करके कहीं जा नहीं सकते। कहते हैं कि उन्हें जो है कठिन से कठिन शारीरिक और मानसिक रूप से उत्पीड़ित किया जाता, और सेल्यूलर जेल की उस तंग कोठरी में रह कर जो है उन्होंने क्या किया? उनके जो अपने विचार हैं उसको कुंद नहीं होने दिया। बेटा, व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, विचार की मृत्यु नहीं हो सकती। महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये कभी नहीं, बाला साहब ठाकरे, ये कभी नहीं मर सकते। उनका ये शरीर चला गया लेकिन उनके विचार तो रहेंगे। तो यहाँ सावरकर ने क्या किया? इसके बाद भी उन्होंने जो है इस त्रासदी से ऊब करके अपने विचारों को मरने नहीं दिया, बल्कि कोयले से, कागज तो था नहीं, कलम तो था नहीं, तो कोयले से दीवार पर लिखते, लकड़ी से दीवार पर लिखते, नाखून से दीवार पर उन्होंने जो अपनी बातों को, अपने विचारों को लिखा हुआ है। ठीक है। तो लेखक कहता है कि जो उनका 8x10 का कमरा था, उसमें जो उनके हाथ से लिखा हुआ था, अधिकांश तो नष्ट हो गया है समय के साथ। ठीक है। लेकिन जो आज उपलब्ध है वो इस बात का प्रमाण है कि सावरकर ने अपने विचारों को वहां से दीवारों पर उत्कीर्ण किया था। ठीक है। कहते हैं ऐसे त्यागी और कर्तव्यनिष्ठ सपूत को देखकर सुनकर खुद में भारतीय होने के कारण हमें गौरव महसूस होता है कि हम उनके संतान हैं। बड़े मजे की बात लेखक कहता है कि सेल्यूलर जेल के एक ही सेल में आसपास की कोठरी में दोनों भाई थे। एक में विनायक दामोदर सावरकर थे, दूसरे में गणेश थे। लेकिन इन दोनों को जो है बहुत दिनों तक, कितने दिन तक, 2 वर्ष तक ये पता ही नहीं चल पाया कि इनका भाई बगल वाले सेल में है। कैसी त्रासदी रही होगी, इस बात की आप कल्पना कर सकते हैं। कहते हैं कि छत से लगा हुआ एक छोटा सा रोशनदान था, बाहर दरवाजा बंद रहता था। रोशनदान किसके लिए होता है? कि उससे जो हवा अंदर आ सके, उससे थोड़ा सा प्रकाश अंदर आ सके, है कि नहीं? तो कहते हैं कि इस तरीके से सीलन बदबू भरे कमरे में हमारे क्रांतिकारी किस तरह से रहते रहे होंगे, इस बात की कल्पना करके लेखक जो है वो उसकी रूह कांप जाती है। तो आजादी कैसे मिली? बड़े आराम से नहीं मिली। तो लेखक कहता है इस तरीके से सेल्यूलर जेल मात्र जेल नहीं है, हमारे लिए भारत की आजादी का मंदिर है। आप ये कह लीजिए कि वो हमारे लिए एक दस्तावेज है। दस्तावेज क्या होता है? सरकारी कागज होता है, सरकारी प्रमाण पत्र होता है, जो कि हमेशा काम आता है। जैसे आपका घर होगा, अरे भाई जैसे आपकी डिग्री है कि नहीं, ये दस्तावेज है। कहते वैसे ही ये सेल्यूलर जेल भारतीयों के लिए दस्तावेज है, क्योंकि हमारे जो देशभक्त थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्हें जब काला पानी की सजा दी गई तो वो यहाँ आए और कठिन परिस्थितियों में उन्होंने अपनी उस सजा को काटा। कितने यहाँ आए, उनके जीवन का अंत हो गया, वापस नहीं गए। और जो वापस, देखिए हम लोगों ने देखा कि कैसे लेखक विजय कुमार संदेश सेल्यूलर जेल पहुंचे हैं और ये बता ले जाते हैं कि नहीं, ये जगह हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए कैसा दस्तावेज, कैसा इतिहास है, जहाँ जा करके हम अपने पुराने इतिहास को, स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास को अच्छी तरह से जान सकते हैं। ठीक है।
तो कहते हैं कि वहां जो है, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उनका कमरा कितना था, तो 8 फीट चौड़ा, 10 फीट लंबा, ऊपर एक रोशनदान, सीलन भरा। कल्पना कर लीजिए कैसे वो रहे होंगे। कमरे के बाहर निकलते थे तो कैसे निकलते थे, हथकड़ी बेड़ियों में निकलते थे और उन्हें कोल्हू में जोता जाता था। ठीक है, बात और आगे चलती है। तो लेखक कहता है कि हम लोगों ने फिर जो सेलुलर जेल में लाइट और साउंड के माध्यम से वृत्त चित्र चलता है उसको देखा, और जब उसको देख रहे थे तो वो देखने के दौरान हमारी आंखों से क्या निकल रहे थे, दर्द के, दुख के आंसू निकल रहे थे। उनकी दुर्दशा देख करके कि हमारे पुरखे जो स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल थे उनके साथ अंग्रेज अत्याचार कैसे करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से लेखक ये बता ले जाता है कि यह हमारे नायकों के, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष का, क्रूर यातनाओं का, उनके बलिदानों का साक्षी है, प्रमाण है। तो कहते हैं सावरकर के नाम पर वहां एक जगह क्या बनाया गया, गार्डन बनाया गया। ठीक है, उनकी स्मृतियों को, उनकी याद को ताजा रखने के लिए। इस तरीके से वहां एक पीपल का पेड़ है, बहुत पुराना। तो जो पीपल का पेड़ है, तो जितने लोगों को सजा दी गई है या जितनी बड़ी घटनाएं घटित हुई है वो उसका साक्षी रहा। तो उस पीपल के पेड़ को ये लोग देखते हैं तो इनको लगता है कि नहीं, ये पीपल का पेड़ अपने में मालूम नहीं कितने बलिदान को, कितने त्याग को, कितनी यातनाओं को, कितनी पीड़ा को ये समेटे हुए आज चलती हवा में साय साय कर रहा है। इसका मतलब कि जैसे वो हमसे कुछ कहना चाह रहा है। ठीक है, बात और आगे चलती है। तो कहते हैं कि ये जो सेलुलर जेल है इसमें छोटे बड़े जो है 693 कमरे हैं, और इस तरीके से यह सेलुलर जेल जो है अंग्रेजों के क्रूर यातनाओं का मुख्य केंद्र है। शुरू में ही काला पानी कह देने का मतलब ये हो गया था कि जिसको वहां की सजा हो गई वो अपने जीवन की आशा छोड़ दे, और वहां अंग्रेजों की नजर में जो सबसे खतरनाक लोग हुआ करते थे उनको वो काला पानी की सजा देकर के देते थे। कितना वो डरती रही होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट सावरकर, है कि नहीं। बात आगे चलती है, क्योंकि लेखक जब पर्यटन के लिए गया हुआ है तो कहता है कि यहाँ से हम लोग पोर्ट ब्लेयर के हैवलॉक एक द्वीप है वहां गए, तो जिसकी दूरी पोर्ट ब्लेयर से 28 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। जैसा उस दिन मैंने कहा ना कि यात्रा के लिए जब यात्रा विकास लेकर निकलते हैं, जिन चीजों को देखते हैं तो वहाँ की भौगोलिक, वहाँ की सामाजिक, वहाँ की सांस्कृतिक चीजों का वर्णन करते चलते हैं कि एक तरीके से लेखक की यात्रा है, लेकिन उसके बहाने जो है सारे लोग जान लेते हैं। तो कहता है लेखक कि ये जो हैवलॉक द्वीप है ये किसके लिए जाना जाता है, तो ये अंग्रेजों के समय में उनका प्रशासन का केंद्र हुआ करता है। जैसे जो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, तो शायद अंग्रेजों के समय में वहां से जो है शासन सत्ता का संचालन होता रहा होगा। तो कहते हैं इस तरीके से इसे अंडमान का हृदय भी कहा जाता है। मतलब सबसे सुंदर जगह अगर वहां पर कोई है, सबसे महत्वपूर्ण जगह है सेलुलर जेल के अलावा जहाँ की जो पोर्ट ब्लेयर में है, कहते हैं वो हैवलॉक द्वीप समूह है। तो कहते हैं कि इसकी जो सुंदरता है वो कैसी है, अविस्मरणीय है। मतलब जो भी देख ले तो वो बेहद नहीं कर सकता, भुला नहीं सकता। ठीक है, तो कहते हैं कि ये हैवलॉक 143 वर्ग किलोमीटर, 113 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो फैला हुआ है, और यहाँ समुद्री हवा जो चलती है उसका सुख, यहाँ पहुंचने के लिए नाव से जो रोमांचक यात्रा होती है उसका सुख, और यहाँ आने वाले जो सैलानी होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, वो खींचे चले आते हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण ऐसा है। क्योंकि यात्रा में अगर रोमांच हो, यात्रा में अगर हरियाली हो, यात्रा में सुखद हवाएं हो, समुद्र की लहरें हो, तो बर्फक किसी को आकर्षित कर सकती है। यहाँ जो लोग आते हैं तो कहते हैं कि हैवलॉक द्वीप जो है बहुत ही संपन्न था, लेकिन 2004 में सुनामी आई। सुनामी का नाम सुना है? तो जब 2004 में सुनामी आई
तो सुनामी में क्या हुआ कि हैवलॉक द्वीप जो है नष्ट भ्रष्ट हो गया, सब कुछ जो है खत्म हो गया। ठीक है, तो अब वहां पे क्या बचा होगा? अब वहां पे खंडहर होगा, क्योंकि प्रशासनिक केंद्र था। सुनामी के बाद जो है अब वहां केवल खंडहर होंगे, और अगर कुछ बचा होगा प्राकृतिक रूप से तो वहां की हरियाली होगी, जो लोगों को आकर्षित करती है। लेखक कब गया था दूसरी यात्रा में अंडमान? एक बार तो वो 1995 में गया था पानी की जहाज से, है कि नहीं? और दूसरी बार वो कब गया था? 2016 में गया था। 4 में सुनामी आती है, तो दोनों का अंतर बताने के लिए कि जब वो 1995 में गया रहा होगा तो हैवलॉक द्वीप को जैसा देखा रहा होगा, दोबारा जब 2016 में गया होगा तो उसका जो परिवर्तित रूप दिखाई पड़ा, है कि नहीं? तो लेखक ने यहाँ जो बात लिखी, ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई ही, उसका जो स्वयं का इस यात्रा का अपना अनुभव है। तो इस तरीके से लेखक हमें बताता है कि सुनामी की वजह से हैवलॉक द्वीप जो क्या हो चुका है, नष्ट हो चुका है, लेकिन इसकी एक अपनी खास विशेषता है। क्या विशेषता है? विशेषता यह है कि समुद्र का पानी सुबह सुबह का लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर जो है पीछे हट जाता है, समुद्र में क्या आ जाता है? भाटा आ जाता है, यही ना? और फिर इसके बाद शाम होते होते जो है समुद्र का पानी एकदम किनारे तक भर जाता है। तो इस तरीके से यहाँ जो लेखक ने महसूस किया कि यहाँ पे चमकता हुआ सूरज जो कि समुद्र के किनारे पर फैली हुई रेत के ऊपर जो है, और शीशे पानी के ऊपर जो सूरज की किरणों का पड़ना, तो पानी का शीशे की तरह जो बिखरा होना, इस तरीके से हैवलॉक द्वीप लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। वहाँ आबादी नहीं है, इसके लिए वातावरण कैसा होगा? शुद्ध होगा, है कि नहीं? पर्यटन के लिए कुछ लोग गए, साफ सफाई की व्यवस्था होगी और प्रकृति खुद साफ करती है। इस तरीके से लेखक बताता है कि यहाँ जो है हैवलॉक द्वीप हम गए, फिर अगले द्वीप पे जा रहे हैं। समझ में आया? परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मेरी अंडमान यात्रा के हैवलॉक द्वीप का वर्णन कीजिए, तो यही वर्णन है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न जो पूछा जा सकता है, तो लेखक यहाँ जो उसमें हमसे चर्चा करते हुए चलता है कि वहां जब हम उतरे तो कैसे गए थे? मैं क्रूज से गए थे, बात को अपने और वो बढ़ा रहा। ठीक है, मैं क्रूज से गए तो वहां जो लगातार वहां की जो पहाड़ी चोटियां हैं, वहां की जो हरियाली है, वो हमें जो है आकर्षित करती है। कहते इसके बाद अनेक छोटे बड़े मनोहारी, मन को अच्छा लगने वाले वहां पे द्वीप है, क्योंकि द्वीपों का समूह है जिसकी चर्चा, दोस्तों को द्वीप है जिसकी चर्चा जो है इसके पहले आई है। तो लेखक ये कहता है कि वहां उन्हीं में से एक बीच है हैवलॉक द्वीप पर, राधा। ठीक है, तो ये राधा नगर बीच जो बहुत प्रसिद्ध है। तो अब यहाँ जो है कहता है कि क्यों है? कहता है लंबे लंबे नारियल के पेड़ है, एक खासियत तो समुद्र के पानी का चढ़ना और उतरना उसने बता ही दिया है। कहते इस तरीके से एशिया के सबसे सुंदर बीचों में राधा बीच जो है, राधा नगर बीच का शुमार है। ठीक है, तो कोई भी समुद्र घूमना चाहेगा, कोई भी अंडमान जाएगा, तो उसकी इच्छा होगी कि नहीं राधा नगर बीच पे एक बार जाए। जैसे कोई मुंबई आता है तो वो चाहता है, पूरी मुंबई घूमता है लेकिन जोहो वाली चौपाटी पे जाना चाहता है। आबादी इतनी है कि वहाँ इतनी गंदगी हो गई है कि नहीं, कि अच्छा नहीं दिखता, लेकिन तब भी हम जाते हैं, दिखाते हैं और गिरगांव वाले पे भी लेके चले, है कि नहीं? एक अलग सा होगा। और ऐसी जगह पर तो क्या हो कि साफ सफाई प्रकृति स्वयं साफ करती है। तो कहते हैं अब हम राधा नगर बीच भर जो है उससे कब पहुंच गए पता नहीं चला। तो कहते हैं कि यहाँ की जो लहरें आती हैं, जैसे बताया ना यहाँ वाले जो आपके जोहो वाले हैं, वहां तो पानी में चले जाते हैं, लेकिन हमें जब बचाना पड़ता है यहाँ पे गिरगांव वाली चौपाटी पे ना, क्योंकि उधर गहराई है। तो यहाँ राधा नगर भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र इसके लिए है कि बड़े आराम से वो समुद्र के पानी के साथ खेल सकते हैं। ठीक है, रेतीला भाग है, जैसा कि आपको मुंबई में, मुंबई वाले हैं इसके लिए बार बार जो की चर्चा
आ जा रही है। कहते कि यहाँ तक समुद्र में हलचल कम है, ठीक है। हेवलॉक पे जब गया तो कहता राधानगर बीच जो है लोगों में इसके लिए भी चर्चित, समुद्र में हलचल कम है। तो इस तरीके से ये जहाँ रुके थे इनके होटल का जो किनारा था वो समुद्र के किनारे पे था। इसका मतलब कि लेखक पर्यटन के लिए समुद्र के किनारे नहीं जा रहा है, बल्कि अगर वो अपने होटल के कमरे में है तो वहां से भी समुद्र दिखाई पड़ रहा है, वहां से भी उसका परिवेश दिखाई पड़ रहा है। कहते इस तरीके से होता क्या है कि ये मेरा पहला अवसर था जब चांदनी रात हो, समुद्र का किनारा हो और हम पूरी रात वहां चंद्रमा उगा हुआ हो। ये अनुभव मेरा पहला था लेखक का। तो यहाँ परीक्षा के लिए संदर्भ सहित व्याख्या के लिए पेज नंबर 50 एकदम पहले वाले पैराग्राफ में पहली लाइन से शुरू होता है। शायद यह पहला अवसर था जब लहरों की जिंदा दिल भाषा को मैंने अपनी सांसों के उतार चढ़ाव के साथ नजदीक से महसूस किया था। तो लेखक कहता है कि हेवलॉक द्वीप जब हम गए तो जिस होटल में ठहरे थे वो होटल समुद्र के किनारे था और रात्रि के समय चांदनी उगी हुई थी, चंद्रमा के प्रकाश में समुद्र की लहरों का खेलना। तो कहता है कि ये मेरे जीवन का पहला अनुभव था, इससे पहले जो है ऐसा मैंने देखा नहीं था। देखने की बात तो छोड़िए, लेखक ये कह रहा है कि मैंने उससे जो इतने नजदीक से इतने पास से महसूस किया। किसी भी चीज को जानना एक बात है, लेकिन जानने के बाद उसे महसूस करना, अनुभव करना, वो उससे का आगे की बात है। तो लेखक कहता है कि हमने उस सुंदरता को महसूस किया जहाँ की किस्म किस्म के तरह तरह के जो सघन पेड़ हैं, जो लंबे हैं, जो छायादार हैं, वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं। इस तरीके से लेखक ये कहता है कि हेवलॉक द्वीप की जो हमारी यात्रा थी वो कैसी हो गई, यादगार हो गई। क्योंकि शुरू में उसने कह दिया कि जो भी जाएगा उसके लिए अविस्मरणीय, भूलेगा नहीं। तो क्यों नहीं भूलेगा, लेखक उसका पूरा चित्रण कर दिया। तो कहता है कि आज भी मेरे सपने में या जब तक जो है हेवलॉक द्वीप और वो राधानगर का बीच जो है वो आज भी हमारे पास आता है कि नहीं। जिन जगह को हम देखे रहते हैं, हमारे स्मृति में अगर कोई विशेष होता है तो छा जाते हैं बार बार घूमकर। ठीक है, आगे चले। दो द्वीप पे लेखक हो गया, अब तीसरे की चर्चा वो हमसे करने जा रहा है। तो कहता है कि हेवलॉक द्वीप पर 2 दिन ठहरने के बाद हम रास आइलैंड गए, जिसकी दूरी पोर्ट ब्लेयर से अधिक नहीं थी। हमारे गाइड ने बताया अंग्रेज अधिकारी डेनियल रास ने इसे बसाया था। कहते 2 दिन हम लोग कहाँ रुके रहे, हम लोग जो हेवलॉक रुके रहे, हम लोग खूब एंजॉय किए। कहते इसके बाद यहाँ से हम लोग रॉक आइलैंड गए। तो कहते ये रॉक आइलैंड से एक अंग्रेज अधिकारी था, उसी के नाम पर ये बसाया गया। ठीक है, जैसे हेवलॉक के लिए कहा गया कि अंग्रेजों के प्रशासन का केंद्र था, वैसे ही जो ये रॉक आइलैंड के लिए कहते हैं कि ये भी अंग्रेजों के जो है गौरव का प्रतीक था, सम्मान का प्रतीक था। अंग्रेज जो है बहुत ही सम्मानित दृष्टि से जो इसे देखते थे। कहते हैं कि अंग्रेजों को हरा करके जापानियों ने 1942 में इस द्वीप पर कब्जा कर लिया। और जब इस पर कब्जा कर लिया तो जापानियों ने क्या किया, इसे जो अंडमान निकोबार की राजधानी बना दी। ठीक है, देखिए कितनी चालाकी से या कैसे जो है चर्चा चल रही है किसकी, रास आइलैंड की। लेकिन रास आइलैंड के साथ उसका इतिहास भी लेखक हमें बता दिया कि नहीं, जहां गए उसके इतिहास का चित्रण मिला, तो वो चीजें हमें क्या करेंगे, एकदम ताजा रखेंगे। तो कहता है कि पुनः जो है बाद में ये अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। तो इस तरीके से ये जो रास आइलैंड था ये अंडमान द्वीप के केंद्र में रहा है। और यहाँ की आबादी कितनी है, 500 आबादी। एक शायद जो मुंबई के एक सोसाइटी में देखिए तो 500 मिल जाएंगे, कितनी कम होते हैं। अपने कॉलेज में 5000 से ज्यादा बच्चे हैं, तो अगर 500 आबादी है इसका मतलब है कि वहां प्रदूषण की, गंदगी की संभावना बहुत कम है।
कहते हैं कि यहाँ की आबादी जो है 500 है, लेकिन जो चहल पहल होती है। अब यहाँ पर अगर कुछ बचा है तो कहते हैं खंडरों के अवशेष बचे हैं, मतलब कभी मुख्य केंद्र रहा होगा, लेकिन आज वो उजड़ चुका है। आज की तारीख में वहां रहने वाले जो लोग हैं, कौन से लोग होंगे? आदिवासी लोग होंगे। बाहर से पर्यटक जाते हैं, घूम करके खाओ पियो मौज करो चले आते हैं। उनको नहीं पता होता कि जो यहाँ पे रहने वाले, जैसे हम लोग पर्यटन में जाते हैं, कहते हैं बहुत सुंदर जगह है, 4-6 दिन या यही रहना तो कितना अच्छा रहे, लेकिन वहां जो लोग रहते हैं उनसे पूछो कि नहीं, उनके लिए वहां का जीवन जब कितना कठिन। फिलहाल तो ये कहता है कि यहाँ 500 लोग हैं और ये द्वीप उजड़ चुका है, खंडहरों में है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लाइन है, कहते अंडमान का स्वर्णिम अतीत इन्हीं खंडहरों में कैद है, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत का यह खास द्वीप इन दिनों प्रशासनिक मुख्यालय हुआ करता था। तो कहता है कि अब हम लोग जो रास आइलैंड है, तो किसी जमाने में अंग्रेजों के प्रशासन का, शासन का केंद्र रास आइलैंड हुआ करता था। आज वो खंडहर में तब्दील हो चुका है, लेकिन अगर अंडमान के शासन का केंद्र था, इस तरीके से अंडमान का जो बीता हुआ स्वर्ण इतिहास है वो यहाँ दबा पड़ा है। तो यहाँ आने वाले व्यक्ति को लेखक जैसे आपसे कह रहा हो कि भविष्य में कभी आप प्लान कीजिए, तो यहाँ आने के बाद आइलैंड भी देखने के लिए आइए, नहीं तो वो तो अपनी यात्रा से हम सारे लोगों को यात्रा कराते हैं, है कि नहीं? बड़े आराम से इस पाठ के माध्यम से अंडमान निकोबार की एक एक चीज पे पहुंच जा रहे हैं, जहां जहां लेकर पहुंच जाए। तो लेखक कहता है कि यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को काला पानी की सजा होती थी, तो इस आइलैंड के साफ सफाई का जिम्मा किसके पास था? जो जेल में रहने वाले कैदी थे। सोचिए कितनी दुर्गति जो है होती थी हमारे पुरखों की। देश बेटा ऐसे नहीं आजाद हुआ, बहुत बचा के रखने की आवश्यकता है। तो कहते हैं कि यह 1200 एकड़ में फैला हुआ है, एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन ये अपने वास्तु कला के लिए, वास्तु जो इमारत होती है उसके मतलब कैसे वो बनी होती है, तो उसकी जो खूबसूरती है उसके लिए ये द्वीप जाना जाता है। ठीक है, मुंबई की जो सबसे खूबसूरत वास्तु की इमारत क्या है? CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है, आप देख लीजिए उसकी बिल्डिंग कभी आपने देखा है? नहीं, कभी आते जाते ट्रेन से सारे लोग बाहर रुक के शाम के समय जो आप देखिए, दिन में जाइए बाहर रुक के देखिए, आपको समझ में आएगा कि नहीं कैसी नायाब, कितनी खूबसूरत जो है ये इमारत है। ठीक है, कहते हैं ये अपने वास्तु के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ जो है क्योंकि 200 एकड़ में फैला एरिया बहुत ज्यादा नहीं है, तो लेखक कहते हैं कि 2 घंटे में हमने जो है रास आइलैंड को देख लिया। ठीक है, अच्छा लगा। वहां के जब खंडहरों को देखा तो मन खिन्न हो गया कि जहाँ इतना सब कुछ छुपा पड़ा है, आज वहाँ क्या है? आज वहाँ जो केवल भग्नावशेष है। कहते हैं कि इस तरीके से ऐतिहासिक विरासत कहे जाने वाले इन खंडहरों में बरगद जैसे पेड़ तो जम चुके हैं। मन खिन्न क्यों हुआ? कि भारत सरकार को पुरातात्विक संरक्षण के नाम पर इसे कम से कम जो बना के बचा के रखना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें कि हमारी पीढ़ियां देखें, हमारी पीढ़ियां ये जाने कि नहीं, जब हम गुलाम थे तो हमारे लोगों को ले आकर के कैसे यहाँ शासन उनका किया जाता था, है कि नहीं? कहता मन बहुत ही खिन्न हो गया था, क्योंकि हमारी ये विरासत जो अत्यंत जर्जर हो गई है, जैसे ये अभिशप्त। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस तरीके से लेखक हमसे कहता है कि 572 छोटे बड़े द्वीपों वाले अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हैवलॉक और रॉक द्वीप के अतिरिक्त जो है नील द्वीप, बड़ा टांग द्वीप, रंगत द्वीप, लिटिल अंडमान जैसे महत्वपूर्ण द्वीप पे 2 की वो चर्चा किया, लेकिन वो बता ले जाता है कि यहाँ कितने द्वीप है। द्वीप समूह जो कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, तो वो कहते हैं जैसे 572 द्वीप है। कल्पना कर लीजिए, क्योंकि रास आइलैंड पे जो वो गया था कितना छोटा है, 200 एकड़ का। अगर महत्वपूर्ण इसका मतलब बहुत से द्वीप ऐसे होंगे शायद वो 150 एकड़ के में फैले होंगे,
है कि नहीं? कहता 272 द्वीप हैं और कुछ द्वीपों का वो नाम हमें गिना ले जाता है। इस तरीके से लेखक हमें ये बता ले जाता है कि यहाँ के बीच प्राय शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। शांत क्यों है? क्योंकि लोगों का आना जाना, भाई वहां पहुंचेंगे कुछ लोग पहुंचेंगे, वहां पहुंचेंगे कुछ समय के लिए पहुंचेंगे, तो वहां का जो नेचर है, वहां की जो प्रकृति है वो कैसी है? 100% सुरक्षित है। सबसे ज्यादा प्रकृति का नुकसान किसने किया है? हमने किया है कि नहीं? हमने किया है। बहुत ईमानदारी से स्वीकृति होने चाहिए। अब वहां के लोगों ने बताया कि ये जो बड़ा टांग द्वीप है, यहाँ के जाने के रास्ते में ही अंडमान की मूल जाति जारवा मिलती। जारवा आदिवासी जनजाति की चर्चा आई थी ना, तो जारवा मिलते। वहां जाने वाले, अंडमान जाने वाले लोग जो है दो तरह के होते हैं। एक तो पर्यटन के लिए जाते हैं और दूसरा मानव शास्त्र का अध्ययन करने के लिए, मानवता के विकास के लिए की कहानी और उनका इतिहास जानने के लिए जाते हैं, ऐसे वैज्ञानिक। तो यहाँ कहते हैं कि अब जो हमें जाना था, तो बड़ा टांग जो द्वीप है, इसके रास्ते में जारवा जाति रहती है। बात इतने से पूरी नहीं हुई। फिर देखिए कैसे अब जो उसका वर्तमान जो है इतिहास के साथ एक लाइन में लेखक हमारे सामने रखता है, महत्वपूर्ण है। जारवा की आबादी समय समय कम होते जाने और उनके सभ्य समाज से दूरी बनाए रखने के कारण अब यह प्रतिबंधित क्षेत्र हो गया। तो कहते हैं जारवा आदिवासी जातियों का क्षेत्र तो पड़ता है, लेकिन वो क्षेत्र अब कैसा हो गया? प्रतिबंधित है, वहां कोई जा नहीं सकता। ठीक है, तो और जाना अगर होगा तो कैसे होगा? उसके लिए परमिशन लेना होगा, अनुमति लेनी होगी और इसके बाद पुलिस की सुरक्षा लेनी होगी, तब आप जा सकते हैं। तो लेखक कहता है उसका कारण ये है कि जहां जारवा जाति रहती है, इस जाति ने क्या किया? सभ्य समाज से, लोगों से हमेशा दूरी बना के रखी। मतलब ये बात आप जान लीजिए कि जो भी आदिवासी है वो ये चाहता है कि उसके आदिवासियत नष्ट न हो, है कि नहीं? जैसे मुंबई के आदिवासी कोली रहे जो यहाँ के मूल है, लेकिन आप देख लीजिए सारे के सारी कोली जो है यहाँ के महानगरी में उसमें ऐसे रंग गए कि उनको अलग करके आप निकाल नहीं सकते। उनका स्वरूप बदल गया। वो अपनी पूजा पद्धति से, खान पान से, रहन सहन से, कपड़े से, शिक्षा से, बोलचाल से सबसे दूर हो गए, है कि नहीं? तो ये जो जारवा जनजाति है, इनका स्वभाव ये है कि ये समाज से नहीं जोड़ते, इन्हें लोग नहीं चाहिए, लोगों का प्रवेश इनको नहीं चाहिए, इन्हें लोगों से मिलना नहीं। ठीक है, तो अब अगर किसी को जाना भी हो तो उसे यहाँ पुलिस की सुरक्षा में अनुमति लेने के बाद जाना पड़ता है। और अगली बात जो लेखक बताता है कि यात्रा के समय जब हम जाते हैं बड़ा द्वीप पर, तो ऐसा नहीं है कि जारवा हमें दिखाई पड़ जाए, ये भी नहीं है। पुलिस अनुमति लेकर के गए, पूरी सुरक्षा में गए, लेकिन जो है ये कभी कभी दिखाई पड़ते हैं। कारण इनकी संख्या बहुत कम है। प्राय इनकी संख्या कैसी होती जा रही है? इनकी संख्या कम होती चली जा रही है। तो कहते हैं इसी तरीके से एक दूसरी आदिवासी जनजाति ओगे, कहते ओगे का आवाज जो है लिटिल अंडमान में। अब तो इस तरीके से लेखक हमें ये कहता है कि ये जारवा और ओगे जनजातियां अंडमान में ग्रेट अंडमानी और सेंट्रली जनजातियां भी हैं, जिनकी संख्या कुछ दहाई में भी है। इकाई और दहाई जानते हैं? गिनती जानते हैं? पढ़िए, बोलो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, है कि नहीं? इकाई में क्या होगा? केवल एक ही अंक होगा, दहाई में 2 अंक होगा, सैकड़ा में 3 अंक होगा। ठीक है, तो लेखक कहता है कि यहाँ जो जारवा ओगे सहित अंडमान में ग्रेट अंडमानी और सेंट्रली जनजातियां, ये 2 जनजातियां, ठीक है, तो कहते हैं कि इनकी संख्या के कुछ दहाई में ही है। दहाई में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? दहाई की इकाई दहाई, सैकड़ा। तो जहां जो है दहाई की अंतिम संख्या होगी, वहीं से सैकड़ा
सी संख्या हो कि दहाई की सबसे बड़ी 99 है कि नहीं? 10 से शुरू हुई और 99 जो है वो दहाई की संख्या है। तो कहते हैं उसमें भी कुछ 99 नहीं है। कहते हैं कि इसमें दो ऐसी आदिवासी जाति है जिसे जो है आप जो ग्रेट अंडमानी और सेंट्रली जनजाति के हैं, जिनकी संख्या कुछ दहाई है। मतलब क्या है? 25-50। समय के साथ क्या होगा? समाज से वो मिलते नहीं और उनके बच्चे होते होंगे तो ठीक है, वो संख्या रहेगी। कुछ समय के बाद जो क्या होगा, वो संख्या नष्ट हो जाएगी, है कि नहीं? कहते हैं कि जातियां जो है जो वन में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, जो आदिवासी हैं, वो कैसे जीवित रहते हैं? कहते हैं कि इनका मुख्य भोज्य क्या है? मछली है। समुद्र से मछली पकड़ा और मछली खाते हैं। और दूसरा क्या है कि चूंकि वनस्पतियां हैं, जंगल है, तो उस मुख्य में जो है शहद है। दोनों बहुत पौष्टिक है। इसके अलावा जो भी वन से मिलता होगा, जंगल से खाने योग्य होगा, उसका सेवन करते होंगे। तो इस तरीके से लेखक हमें अपनी अंडमान यात्रा की, जो उसकी रोमांचक अंडमान यात्रा है, बिना पैसे के हमें वो उसकी यात्रा कराते रहे, है कि नहीं? जहाज से भी हमने जान लिया और अकबर जलयान से भी हमने जान लिया। बात आगे चलती है तो फिर लेखक कहता है कि चतुर्दिक हिंद महासागर से घिरा अंडमान द्वीप समूह, जैसा मैंने देखा, जैसा मैंने पाया, वो अपनी प्राकृतिक और नैसर्गिक, प्राकृतिक प्रकृति का जो स्वरूप है, नैसर्गिक मतलब अपने जो स्वाभाविक स्वरूप में, जहाँ की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कैसे होगा? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। लेकिन यहाँ जब प्रकृति कैसे मिलती है? अपने स्वाभाविक रूप में मिलते है कि नहीं? कहते जैसा मैंने देखा, तो ये जो भी सैलानी हैं, जो भी पर्यटक हैं, जो भी यहाँ आते हैं, उनके दिल और दिमाग में छा जाता है। बेटा आपदा थी कोविड, लेकिन कोविड के दौरान जो है हम तो घर में बंद थे। क्या हुआ? आपने देखा होगा, पेड़ हरे हो गए, वातावरण शुद्ध हो गया, ऑक्सीजन जो लेने में हमें असुविधा नहीं रही, पानी साफ हो गया। क्या था? केवल मनुष्य बाहर नहीं निकला था, उसने पेड़ नहीं काटे थे। तो बेटा प्रकृति में पेड़ लगाना अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात है उसका संरक्षण। और यहाँ की आबादी कम है, संरक्षित है, तो कहते हैं कि यहाँ जो लोग जाते हैं तो दिल दिमाग में उनके वो बढ़ जाता है। इसका कारण ये है, कहते हैं इसके 86%, 86% भूभाग में क्या है? घने पेड़ और हरियाली। तो जहाँ घने पेड़ होंगे वहां ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होगा कि नहीं होगा? कितना शुद्ध वातावरण होगा कि पता चलेगा कि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही नहीं। जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यही क्रम होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ही वातावरण को क्या करता है? प्रदूषित करता है, हर तरह के प्रदूषण में। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि वहां जो है चूंकि 86% पेड़ है, सघन जंगल है, तो क्या होता है? कहते कि यहाँ पर्यावरण का कोई संकट नहीं है। तब भी हम लोगों ने देखा कि सुनामी का असर आया था 2004, है कि नहीं? प्राकृतिक आपदा आती रहती है, लेकिन ये कहता है कि नहीं, पर्यावरण की समस्या अभी यहाँ नहीं है। कहते हैं कि यहाँ का जो समुद्र है वो अपने गर्भ में अपूर्व संपत्ति, क्या खनिज संपत्ति, है कि नहीं? कि यहाँ का जो समुद्र है उसमें खनिज संपदा भी खूब है। तो खनिज संपदा में क्या है? मूंगा, शैवाल, समुद्री जीव। मूंगा जो है विशेष कीमती पत्थर होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि वो पिंक कलर टाइप का होता है, ज्योतिषी बताते हैं, है कि नहीं? तो हम अंगूठी में पहनते और खरीदने के लिए जाते हैं तो वो बहुत महंगा मिलता है कि नहीं? मूंगा पत्थर बहुत महंगा मिलता है। वो शायद राहु के लिए या केतु के लिए ज्योतिषी जी बताते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ मूंगा के क्या है? तो मूंगा के जो है चट्टाने हैं, है कि नहीं? और कहते हैं शैवाल और समुद्री जीव जो है
यहाँ की मुख्य संपदा है। आपका जहाजरानी परियोजना जो भारत से श्रीलंका को जोड़ती है, उसके नीचे बॉक्साइट का खजाना जो विश्व में उतना बड़ा नहीं, पूरे विश्व में आप जान लीजिएगा कि उतनी जो है खनिज संपदा और कहीं नहीं है बॉक्साइट की। मतलब एक एक जगह जो जमीन धरती के नीचे बहुत कुछ है, और धरती के पटल पे कितना है, 3 इंच केवल मिट्टी की हम जुताई करते हैं और खेती करके आप देख लीजिए तो हम सारे लोगों का पेट भरता है। तो धरती जो क्या करती है, हालत में देती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रदूषित करते हैं, हम गंदा करते हैं, नदियां हमारी सूख रही हैं। तो कहता है कि यहाँ सामुद्रिक यात्रा के जो शौकीन लोग हैं वो बेहिचक क्या करें, अपने प्लान में पर्यटन में अंडमान को डाल लें कि जीवन में अगर पर्यटन का किसी को शौक है और वो भी समुद्री यात्रा में, तो उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें अंडमान एक बार जाना चाहिए, है कि नहीं। तो लेखक कहता है इस तरीके से वो अंडमान का रुख कर सकते, वहां जा सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त तो खैर अंडमान की शोभा ही नहीं, विशिष्टता भी है। आज आप कहीं भी क्या है, आज आप कहीं भी जाते हैं पर्यटन स्थल पे, तो आप देख लीजिए सनराइज का सनसेट का वो पॉइंट बना होता है कि नहीं, और दोनों समय में भीड़ लग जाती है। किसके लिए, कि सूर्य कैसे उग रहा है, समुद्र से निकल रहा है या पहाड़ी के बीच से कैसे उग रहा है, और पहाड़ी में या समुद्र में है या नदी में, समुद्र में वो कैसे डूब रहा है कि नहीं, जो हम वो देखने जाते हैं। और यहाँ अंडमान में तो सीधे सीधे उगता और डूबता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि वहां तो प्रदूषण नहीं है। किसी स्थान पर खड़े हो जाइए, दूरी कितनी है, कोई 200 एकड़ का है, कोई 500 एकड़ का है, कोई 700 एकड़ का है कि नहीं। हमारा ये गिरन गांव जो है वो उससे बड़ा है। तो इस तरीके से लेखक ये कहता है कि यहाँ का सूर्योदय और यहाँ का जो सूर्यास्त है उसकी जो अपनी विशेषता है, उसकी जो अपनी विशेषता है, उसकी अपनी जो खासियत है, वो बेजोड़ तो है ही है। तो लेखक कहता है कि मेरा ऐसा विश्वास है, कोई भी पर्यटक जो है अगर अंडमान आए तो आने के बाद ये सोचे कि वो निराश जाएगा। कहता है कि नहीं, अंडमान की प्रकृति, अंडमान की हवा और अंडमान के जो समुद्र है उन्हें देख करके उसे क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, उसके साथ लगाव हो जाएगा, उसके साथ अपनापन हो जाएगा। इस तरीके से वो चाहेगा क्या, कुछ दिन और रुक जाए, लेकिन अब उसके पास छुट्टियां नहीं है या और दिन रुकने के लिए पैसे नहीं, वो दूसरा विषय है। लेकिन वो कहता है कि उससे प्यार हो जाए जैसा वो अपनी मातृभूमि से करता है कि नहीं। आपकी मातृभूमि कौन सी है, हिंदुस्तान, है कि नहीं, जो मार्केट की भूमि है। कहते इस तरीके से कोई भी पर्यटक वहां जब आएगा तो चूंकि वो तो हमारे हिंदुस्तान का हिस्सा है, मातृभूमि मतलब कि अन्य विदेशों से भी जो लोग आएंगे तो जितना स्नेह उन्हें अपने राष्ट्र से होगा उस जगह से भी हो जाएगा। इसका मतलब उससे गहरा लगाव हो जाएगा। ये अंडमान की सुंदरता है, ये अंडमान की विशेषता है। आपका पाठ पूरा हुआ। यहाँ आपसे परीक्षा में प्रश्न के लिए पूछ सकते हैं, मेरी अंडमान यात्रा का सारांश लिखिए, ठीक है। दूसरा, मेरी अंडमान यात्रा वृत्तांत के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तीसरा, मेरी अंडमान यात्रा में लेखक का अनुभव। चौथा, मेरी अंडमान यात्रा का सेलुलर गेज। पांचवा, मेरी अंडमान यात्रा में लाइट एंड साउंड कार्यक्रम। फिर पूछ सकते हैं, मेरी अंडमान यात्रा का हैवलॉक द्वीप। टिप्पण में पूछ सकते हैं, मेरी अंडमान यात्रा का राधा द्वीप। यही है। इस तरीके से आपके ये प्रश्न बनेंगे। तो